आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्या है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर? ठीक है, ये जो टॉपिक्स है इसको जो है हम लोग आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि 2020 में यहाँ पे जो ये वीडियो आ रही है और ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए। किन के लिए? जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये, है ना। तो चलिए हम लोग जो है इसको जो है पूरा डिटेल्स करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन स्टील, है ना। डिज़ाइन स्टील का इंट्रोडक्शन। कोई भी स्टील स्ट्रक्चर जो कि असेंबल किया जाता है या फिर मेंबर बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका उस पर जो फोर्स लगे या फिर जो भी सेफ्टी हो वो हमें अच्छा प्रोवाइड किया जा सके। जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जनरली दो ग्रुप्स में, दो प्रिंसिपल पे जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है स्टील स्ट्रक्चर जो कि बना होता है लार्जली ऑफ प्लेट और सीट्स की मदद से, और दूसरा होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय असेंबलीज ऑफ टेंशन कंप्रेशन को जो है सिंबल करके जो है बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो गंगा पुल का जो ब्रिज है ना, या कोई भी नदी पे ब्रिज है ना, या कोई वेयर हाउस वगैरह जब बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम लोग जो है स्टील स्ट्रक्चर्स को जो है प्रोवाइड करते हैं, या फिर इस तरीके का फ्रेम स्ट्रक्चर्स जो भी है हम लोग जो है स्टील का ही जो है प्रयोग करके जो है बनाते हैं। और वो हल्का भी होता है और ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है, इसलिए जो है बोला गया कि टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में जो है यूज़ किया जाता है। तो जो स्टील स्ट्रक्चर्स है वो कई तरीके के जो है डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है बेसिकली हम लोग स्टील बनाते हैं, स्टील का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से तो स्टील का जब प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील में जो है वो कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में क्या होता है कि 2% तक जो है हम लोग जो है क्या मिलाते हैं, स्टील मिलाते हैं, है ना। कार्बन कंटेंट इज अप टू 2%, है ना। मतलब कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, अप टू 2%, तो उसको कार्बन स्टील कहते हैं। इसका जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 410 से लेकर 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और जो एल्ड स्ट्रेंथ होता है वो 230 से लेकर 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है। हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील, तो ये जो स्टील है उसमें जो है हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइंस होता है या जो माइक्रोवेव टावर्स होते हैं वहाँ पे जो है हम लोग हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील जो है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 480 से 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर देता है, एंड एल्ड स्ट्रेंथ जो है 350 न्यूटन से 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर देता है। मीडियम और हाई स्ट्रेंथ माइक्रो एलॉयड स्टील, तो वैसा एलॉय जिसमें हम लोग क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम इस सभी का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो स्ट्रेंथ होता है हमारा वो क्या किया जा सके, डिजायरेबली डक्टिलिटी बनाया जा सके और इंक्रीज किया जा सके स्ट्रेंथ को। इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 450 से लेकर 590 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और एल्ड स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 300 से लेकर 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है होता है। हाई स्ट्रेंथ क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील जो है इन दिस टाइप ऑफ स्टील हीट ट्रीटमेंट इज डन टू डेवलप द हाई स्ट्रेंथ। मतलब हाई स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट को करते हैं। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 700 से लेकर 950 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और जो एल्ड स्ट्रेंथ होता है वो 450 से लेकर 550 से लेकर 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है होता है। वेदरिंग स्टील की बात किया जाए तो
ये इरोजन कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ना, जो जंग लगता है वो हमारा रेजिस्टेंट होता है। एंड ये इसको जो है ऑफ्टन नॉट पेंटेड, इसको हम लोग पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एल्ड स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब बात करें फायर रेजिस्टेंट स्टील की, तो दीज स्टील्स आर आल्सो नोन एज थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। इसको किस नाम से जाना जाता है? थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील के नाम से इसका प्रेज मतलब यूज किया जाता है इन द प्लेस वेयर स्ट्रक्चर्स आर मोर प्रोन टू फायर। मतलब उस जगह पे हम लोग बनाते हैं जहाँ पे मतलब आग जो है हमेशा लगती रहता हो या ज़्यादा लगने की संभावनाएं जताई जाती हो, वहाँ पे जो है फायर रेजिस्टेंट स्टील की जो है प्रयोग करते हैं, जिसको थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील भी कहते हैं। तो जो स्टील हमें मतलब मिलता है, जो हम लोग प्राप्त करते हैं है ना इंडस्ट्री वगैरह से, तो वो किस सेक्शन में मिलता है? तो रोल्ड स्टील सेक्शन में। किसमें? रोल्ड स्टील सेक्शन। रोल्ड स्टील सेक्शन है क्या? रोल्ड स्टील सेक्शन जो है आपका कहता क्या है? रोल्ड स्टील सेक्शन जो है आपका यही कहता है कि स्ट्रक्चरल स्टील्स आर रोल्ड इनटू वेरियस शेप एंड साइज, है ना, अलग अलग शेप एंड साइज में जो है उसको रोल किया जाता है। इन स्टील स्ट्रक्चर सेक्शंस हैव लार्ज मॉडुलस ऑफ सेक्शन आर प्रीफर्ड, है ना। जो लार्ज मॉडुलस ऑफ सेक्शंस है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। देखिए डेयर, आप में से जो भी लोग हमारे इस चैनल यानी MRS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और एक नया चैनल है हमारा MRS इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश की क्लासेज जो है आपकी होती है। तो अगर आप इंग्लिश की क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रोल्ड स्टील सेक्शन है उसमें स्टील सेक्शन जो है उसका नेम हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू उसका क्रॉस सेक्शंस के अनुसार रखते हैं, जो कि रेडली अवेलेबल हम लोगों को मिल जाता है मार्केट में ड्यू टू फ्रीक्वेंट डिमांड, है ना, क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। सो रेगुलर स्टील सेक्शंस या स्पेशल सेक्शंस आर नॉट इजली अवेलेबल, है ना। जो रेगुलर स्टील सेक्शन है तो वो तो मिल जाता है, लेकिन जो स्पेशल सेक्शन होता है वो मार्केट में हमें नहीं मिल पाता है। उसको जो है हम लोग रोल्ड ऑन ऑर्डर करना पड़ता है ना, ऑर्डर करके जो है उसे मंगवाना पड़ता है। तो सबसे पहला रोल्ड सेक्शंस का जो एग्जांपल है आई सेक्शन। क्या है? स्टील रोल्ड स्टील सेक्शन में आई सेक्शन है, जिसको जो कि अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम्स, मीडियम हैवी वेट बीम्स, लाइट वेट बीम्स एंड वाइड फ्लेंज बीम। तो IS यहाँ पे जो है शुरू में जो है IS लगा है, उसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड। आप ये देख पा रहे होंगे कि आई सेक्शन जो है आपका इस तरीके का होता है, यानी जो रेल का पटरी होता है वो हमारा आई सेक्शन वाला होता है ना। जो आई सेक्शन है उसको जो हम लोग रोल्ड स्टील ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रोल्ड स्टील ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में क्या आ जाता है? तो चैनल सेक्शन में आपका जूनियर चैनल्स, लाइट चैनल्स, मीडियम वेट चैनल्स, जिसका एग्जांपल्स आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे, जिसमें जो है चैनल में हमारा एक C चैनल आता है कि U चैनल आता है। U चैनल में मतलब पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रहेगा, और C चैनल में हमारा जो है 90 डिग्री ना होकर थोड़ा एंगल जो है चेंज रहता है ना। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, क्लियरली पता चल रहा होगा। नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स में जो है एंगल्स के बेसिस पे तो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल्स, वर्ल्स एंगल सेक्शंस। तो ये हमारा जो है एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे पिक्चर्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा देखिए ऊपर का जो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये हमारा विड्थ है ना। ऊपर ये क्या है? विड्थ है। और ये जो पार्ट है ना, ये हमारा हाइट यानी डेप्थ है। और ये यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट होता है हमारा वो फिलेट कहा जाता है, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? बॉटम फ्लेंज कहा जाता है। और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको टॉप फ्लेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको टॉप फ्लेंज जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे, है ना, आपकी कमेंट का जो है इंतजार रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टी सेक्शन। टी सेक्शन में जूनियर टी सेक्शन, लाइट टी सेक्शन, शॉर्ट फ्लेंज टी सेक्शन, हैवी फ्लेंज टी सेक्शन, नॉर्मल टी सेक्शन। तो आप टी सेक्शन इस तरीके से पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि ये विड्थ है, ये डेप्थ है ना, ये जो है आपका टॉप फ्लेंज हो गया, है ना, ये जो है विड्थ है हमारा किसका, तो वेव का, है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है हम लोग वेव भी कहते हैं ना इसको। नेक्स्ट है रोल्ड स्टील वार्स। क्या है रोल्ड स्टील वार्स? स्क्वायर वार्स, राउंड वार्स, है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में, ये रोल है ना, यानी छर के जैसा है। छर हमारा क्या आता है, गोल रहता है, तो वही चीज है। नेक्स्ट है रोल्ड स्टील टेबुलर बार, है ना, एक मतलब चरखूट टाइप का ये जो है हमारा बना हुआ था, तो टेबुलर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो है आपका लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट में जो है हमारा मिलता है। नाउ नेक्स्ट है रोल्ड स्टील प्लेट्स, है ना, ये प्लेट्स के तौर पे जो है हमारा रहता है। और एक स्टील स्ट्रिप्स, है ना, ये मैंने एक पतली चादर है ना, ये मतलब इस तरीके का आप रोल्ड देख पा रहे होंगे, है ना, इस तरीके का रहता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट रोल्ड स्टील फ्लैट, है ना, रोल्ड स्टील जो कि हमारा फ्लैट है, ओके। तो यहाँ पे जो है अब बात करते हैं यूज ऑफ स्टील टेबल एंड रेलिवेंट कोड, है ना, रेलिवेंट कोड और स्टील टेबल का क्यों यूज क्या है। तो स्टील टेबल गिव्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन, है ना, एक स्टैंडर्ड स्टील सेक्शंस का क्या जनरल प्रॉपर्टीज होता है, वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, तो स्टील टेबल हमें जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रॉपर्टीज आर डिजाइनेटेड वेट पर मीटर, सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन, थिकनेस ऑफ सेक्शंस। ये जो है हमें प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलता है, तो स्टील टेबल से मिलता है या इस कोड से मिलता है ना। रेफरिंग टू स्टील वन कैन इजिली चूज द सेक्शन अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट। जिस तरीके का डिजाइन रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है हम लोग आसानी से क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है BIS हैज इन्वॉल्व अ रेशनल, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सीरीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, इकोनॉमिकल सीरीज जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का हो जाता है। लोड होता क्या है, तो जो भी फोर्स किसी भी स्ट्रक्चर्स पे हमारा लगेगा उसी को क्या कहा जाता है, लोड करता है। जो भी फोर्स हमारा जो है एक्ट हो रहा है किसी भी स्ट्रक्चर्स पे, तो उसको क्या कहा जाता है, लोड कहा जाता है। तो लोड जो है जनरली हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है डेड लोड, दूसरा होता है लाइव लोड, तीसरा होता है विंड लोड, एंड उसके बाद जो है आपका होता है सीस्मिक लोड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लोड जो है हम लोग जनरली क्लासिफाई करते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स वैसे भी होते हैं जिसपे जो है इसके अलावा भी हमारा कई सारे लोड्स जो है लगते हैं, जो कि हमारा डिपेंड करता है लोकेशन पे, मतलब कहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं और किस तरीके का टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारा क्या है ना, किस तरीके का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है हमारा डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा और कितने लोड्स जो है वहाँ पे लग सकते हैं। जिसमें हमारा होता है स्नो लोड, टेम्परेचर लोड्स, इम्पैक्ट लोड्स, अर्थ प्रेशर, वेव एंड करेंट लोड्स, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन लोड। तो इसमें सबसे पहले जो मेजर आपको डिस्क्राइब करना होता है या एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, ये जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पूछे देगा कि आपका डेड लोड है क्या। तो डेड लोड को जो है DL से हम लोग इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, DL से। डेड लोड आर लोड फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, यानी एक वैसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड और जो पोजीशंस है वो क्या है, हमारा फिक्स्ड है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेड लोड कहते हैं। इट इंक्लूड्स द सेल्फ वेट ऑफ मेंबर along with the associated non structural components। इसमें जो है जो इसका सेल्फ वेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर्स का, कि उसमें जो भी मेंबर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके मेंबर्स, जैसे मेंबर्स क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया कि हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बनाए तो इसका एक रूफ होगा,
एक कॉलम होगा, एक बीम होगा, है ना, और उसमें वॉल होंगे। तो उसके द्वारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स पे उसका जो सेल्फ वेट होगा, बीम का हो गया, वॉल का हो गया, कॉलम का हो गया, तो उसका जो सेल्फ वेट होगा वो, और जो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे नट, बोल्ट्स, बेल्ट, ये सभी के कारण जो भी हमारा लोड लगेगा स्ट्रक्चर्स पे, उसको जो है हम लोग किसमें इंक्लूड करके चलते हैं, तो डेड लोड के अंतर्गत उसको लेकर चलते हैं। डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नॉट नोन बिफोर इट डिजाइन, है ना। डिजाइन करने से पहले अगर कोई बोल दे कि भाई डिजाइन अभी स्ट्रक्चर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बोल दे कि आप जो है डेड लोड मुझे बताइए कि आखिर क्या हो जाएगा डेड लोड, तो आप नहीं बता सकते हैं, है ना। वहां पे क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, आप तो पूरे तरीके से नहीं बता पाएंगे। इट इज एज्यूम्ड और एस्टिमेटेड बिफोर इट डिजाइन, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं या फिर एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ लगभग जो है हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर्स अगर बना रहे हैं तो हमारा इतना जो है क्या हो जाएगा, डेड लोड हमारा लग सकता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई बोल दे कि एग्जैक्ट भाई आप बता दो कि एग्जैक्ट कितना आपका हो जाएगा, तो आप जो है नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद पॉइंट आता है, इट एज्यूम डेड लोड इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल डेड लोड आफ्टर डिजाइन। मतलब जो एज्यूम डेड लोड किए हैं ना, जो डेड लोड को एज्यूम किए हैं, जो एक्चुअल डेड लोड हमारा स्ट्रक्चर या डिजाइन बनने के बाद आया, वो दोनों के क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो भी हमें मिलेगा वही जो है हम लोग जो एक्चुअल लोड है उसी को जो है लेकर चलेंगे। काम एज्यूम लोड क्या है, तो हम लोग कभी भी कुछ भी मान सकते हैं, तो उसको हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेड लोड एंड एज्यूम डेड लोड इज सिग्निफिकेंट। जो हमारा डिफरेंस होगा एक्चुअल और एज्यूम के बीच में, उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट होता है। जो एज्यूम डेड लोड होता है वो रिवाइज किया जा सकता है एज पर स्ट्रक्चर या रीडिजाइन जब हम लोग करते हैं, तो उसके अनुसार जो है हम लोग डेड लोड को जो है एज्यूम करते हैं या फिर रिवाइज करते हैं, बार बार मतलब चेंजिंग करते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जिस तरीके की हमें स्ट्रक्चर्स बनानी होती है उसके अनुसार। लाइव लोड यानी जिंदा लोड को एलएल से इंडिकेट करते हैं। लाइव लोड को जो है हम लोग इम्पोज लोड के नाम से भी जानते हैं। और डेड लोड को किस नाम से जानते थे, तो डेड लोड को जो है हम लोग फिक्स्ड लोड के नाम से भी जानते हैं। किस लोड के नाम से, फिक्स्ड लोड, है ना। किसके नाम से, फिक्स्ड लोड के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, लाइव लोड आर लोड विच में चेंज इट्स पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। लाइव लोड वैसा लोड होता है जो कि उसका पोजीशन या फिर मैग्नीट्यूड हमारा चेंज कर सकता है। लाइव लोड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। अलग अलग टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के साथ जो है अलग अलग लाइव लोड जो है हमारा होता है। दे आर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फ्लोर, है ना। फ्लोर के ऊपर जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, यानी UDL, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। कहाँ पे, तो फ्लोर पे, याद रखेंगे कहाँ पे होता है हमारा, फ्लोर पे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली, ये तो हो गया। लाइव लोड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। अलग अलग ग्रुप्स में जो है फॉर्म में जो है क्लासिफाई किया गया है डेड लोड को, जो कि हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो IS कोड जो है 875 उसके अनुसार, जो कि पार्ट 2 में हम लोग लाइव लोड के बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें लाइव लोड में जो है, जो बेसिकली हम लोग जनरली लेकर चलते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर ले रहे हैं तो उसमें ड्वेलिंग, हॉस्टल्स या होटल्स या क्लब्स वगैरह में हम लोग जो है रेसिडेंशियल लोड लेकर चलते हैं। एजुकेशनल में जो है क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरीज हो गया। इंस्टीट्यूशनल में ऑफिस रूम, जनरल स्टोर, ऑफिसेज एंड बिजनेस, इंडस्ट्रियल असेंबली हॉल, इन सभी के ऊपर जो है हम लोग अलग अलग तरह के जो है लाइव लोड को जो है डिस्कस करते हैं। किसमें, तो IS कोड में जो है ये आपका डिस्कस किया गया है।
तो जब हम आपको को IS कोड का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, है ना, अभी नहीं, जैसे ही अपना स्ट्रक्चर्स डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि आखिर किस पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में, उसका IS कोड किस तरीके का होता है, किस तरीके से हमें वहाँ पे समझना चाहिए, उसका एक शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट नोट्स के जैसा जो है उसका एक से दो या एक सीरीज लेकर आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम उसको और अच्छे तरीके से लाएंगे, अच्छे तरीके से जो है आपके साथ आपके सामने पेश करेंगे। नाउ नेक्स्ट है विंड लोड। विंड लोड को WL से इंडिकेट करते हैं। ऑल एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ ए स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस विंड फोर्स, है ना। विंड फोर्स के कारण जो भी हमारा सरफेस होता है, जो मतलब बाहर होता है ना, जो हमारा घर है, तो घर के बाहर में क्या होता है, हवा का फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, तो उसके कारण जो लोड होता है उसको हम लोग विंड लोड कहते हैं ना, यानी हवा के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी स्ट्रक्चर्स पे, तो उसको जो है क्या कहते हैं, विंड लोड कहते हैं। विंड लोड का एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस है इसके लिए, अगर लंबी स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं तो, है ना, टॉलर अगर स्ट्रक्चर्स कोई भी हम लोग बना रहे हैं, लंबी इमारत बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में विंड लोड को जो है कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको जो है लेकर चलते हैं। विंड प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी हाइट्स ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है हमारा डिपेंड करता है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एयर, टोपोग्राफी सराउंडिंग ग्राउंड, शेप एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंगल विंड अटैक, है ना, कितने एंगल के साथ जो है हमारा एयर जो है यानी अटैक कर रहा है, विंड अटैक कर रहा है किसी भी स्ट्रक्चर्स पे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड यानी IS 825 1987 के अनुसार, जो कि स्पेसिफाइड किया जाता है। एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिजाइन विंड वेलोसिटी का, जिसकी मदद से जो है हम लोग एनी हाइट, है ना, कोई भी हाइट जो है हम लोग उस स्ट्रक्चर्स का हो हम लोग निकालते हैं। VZ इज इक्वल टू BV K1 K2 K3, जहाँ पे VV जो है मैक्सिमम विंड स्पीड यानी विंड स्पीड मैक्सिमम हमारा जो है कितना है, एंड K1 रिस्क कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स, K2 फैक्टर्स विच डिपेंड अपॉन ट्रेन हाइट्स एंड क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड K3 टोपोग्राफी फैक्टर, है ना, इस सभी पे डिपेंड करता है। डिजाइन विंड स्पीड अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर एवं ग्राउंड लेवल इज कंसीडर कांस्टेंट। अगर 10 मीटर हाइट तक अगर हम लोग कोई स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, है ना, और उस पर विंड स्पीड कुछ भी हो, तो उसको जो हम लोग कांस्टेंट मानकर चलते हैं कि इतना नॉर्मली हमारा जो है लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आता है हमारा सीस्मिक लोड। सीस्मिक लोड या फिर हम लोग जो है अर्थ लोड भी कहते हैं, ना, सीस्मिक लोड या फिर अर्थ लोड। तो इसको जो है सीस्मिक लोड बोलेगा तो SL से डिनोट करेंगे, और अर्थ लोड कहेगा तो EL से इंडिकेट करेंगे। तो अर्थ क्वेक के कारण यानी भूकंप के कारण जो है हमारा ग्राउंड क्या होता है, वाइब्रेट होता है ना, तो हर डायरेक्शन से जो है हमारा जो स्ट्रक्चर्स होता है क्या होता है, वाइब्रेट होना लगता है। तो जब वाइब्रेशन हमारा ग्राउंड में होने लगता है तो उसके कारण जो है हमारा एक लोड जनरेट होता है स्ट्रक्चर्स पे, तो उसी को जो है अर्थक्वेक लोड कहा जाता है। दिस काउज द स्ट्रक्चर्स टू वाइब्रेट और शेक इन ऑल डायरेक्शन, है ना, वही बताएं कि वाइब्रेशन या फिर शेकिंग के कारण होता है। बट द शेकिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज प्रीडोमिनेंट। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है शेकिंग हो रहा है यानी वाइब्रेट हो रहा है तो वो प्रीडोमिनेंट होगा। ऑल स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर ग्रेविटी लोडिंग, है ना, जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं वो जनरली ग्रेविटी लोडिंग के लिए बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, जो कि वर्टिकल लोडिंग के नाम से जाना जाता है ग्रेविटी लोडिंग को। लैटरल लोडिंग काउज द अर्थक्वेक में काउज सीवियर डैमेज टू द स्ट्रक्चर्स, और जो लैटरल लोडिंग होता है वो केस के कारण होता है हमारा, तो अर्थक्वेक के कारण होता है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स में कई सारे कहा जाए कि वो काउज करता है, कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स कर देता है। इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1893, जो कि स्पेसिफाइड करता है, जिसकी मदद से हम लोग जो है
कैलकुलेट करते हैं सीस्मिक फोर्स को भी। किस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं? तो सीस्मिक फोर्स को जो है क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट भी करते हैं। स्नो लोड, तो स्नोफॉल के कारण जो भी हमारा लोड लगेगा, है ना, यानी फोर्स लगेगा, उसको स्नो लोड करेंगे। एक्चुअली लोड caused by स्नो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ रूफ एंड कैपेसिटी ऑफ रिटेन द स्नो। मतलब ये वहां पे करेंगे जहाँ पे जो है स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, वहीं पे तो स्नो लोड लगेगा ना। जहाँ पे मैंने बर्फी इलाका है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, लद्दाख वगैरह वाला जो रीजन्स है, वहां पे हम लोगों को इस तरीके का जो है प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं? चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डिजाइन स्टील। डिजाइन स्टील की मदद से कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होगा हमारा, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? उसमें हमें देखने को यही मिलेगा कि उसका क्या क्या एडवांटेज है, पहले देखेंगे। तो एक वेटर क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है ना, क्या प्रोवाइड करता है? एक वेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, हल्का होता है, आसानी से उसको हम लोग सुधार सकते हैं, साइड पे ले जाने में टाइम भी हमें कम लगता है, आसानी से अगर रेलवे ट्रैक या किस ट्रैक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो भी बना लेते हैं। लेस मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ता है, लार्ज कॉलम फ्री स्पेस एंड असेंबल अल्ट्रेशन, हम इसको आसानी से हम लोग असेंबल भी कर लेते हैं। लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, हैज बेटर डक्टिलिटी एंड हेंस सुपीरियर लैटरल लोड बिहेवियर बिटवीन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो ये सारे हमारे क्या है, तो बेनिफिट्स हैं किसके? तो जब स्टील स्ट्रक्चर्स की मदद से कोई भी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं, यानी स्टील का प्रयोग करके अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज, मतलब उसकी बुराइयां क्या है। क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि अगर कोई सी चीज की अगर अच्छाइयां हैं तो उसकी बुराइयां भी जरूर होगी, है ना। अगर किसी का कोई अच्छाई बहुत ही ज्यादा है तो उसका उतना ही ज्यादा जो है बुराई भी होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्किल लेवल की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हमें ज़्यादा लगता है, पुअर फायर प्रूफिंग होता है ना। कनेक्शन है क्या, मतलब दो चीज़ों को जोड़ कर रखना, उसी को कनेक्शन कहा जाता है। बोलते हैं ना कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या कनेक्शन है, तुम भाई मोबाइल है ना, हम आपको मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, और आप पढ़ के से रहे तो मोबाइल से ही पढ़, तो मोबाइल क्या हो गया, आप हम दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया, कनेक्शन बना दिया कि नहीं तुम, या फिर यूट्यूब कह सकते हैं कि कनेक्शन बना दिया हम दोनों के बीच में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डिजाइन करते हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स, तो उसमें कनेक्शन कुछ और ही कहता है। क्या कहता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है ना, यानी कोई भी डिजाइन स्टील मतलब स्टील है, उसको स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में करना है ना, मतलब उसे एक स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को रिवेट की जरूरत पड़ती है। रिवेट जो होता है वो क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है, दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने का काम करता है ना। तो जिस द ज्वाइंट्स आर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड रिवेट ज्वाइंट। जो भी ज्वाइंट फॉर्म होगा रिवेट के कारण, है ना, एक ज्वाइंट बनेगा, वहीं पे तो उसको कसेंगे ना, तो उसको रिवेटेड ज्वाइंट कहते हैं। और जो उस प्रोसेस की मदद से हम लोग उस काम को कर रहे हैं, दो कनेक्ट कर रहे हैं दो स्ट्रक्चर्स मेंबर को, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, रिवेटिंग कहा जाता है, ठीक है। जो रिवेट होता है वो आपका राउंड डक्टाइल स्टील वायर से बना हुआ होता है, जिसको सैंक कहा जाता है, ठीक है। विद अ हेड एट वन एंड, है ना, एक एंड पे उसका हेड होता है और एक एंड जो है आपका सैंक रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बेसिकली वहां पे समझ पाते हैं। जैसा कि आप नीचे थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको हम पिक्चर्स भी दिखाते हैं कि किस तरीके से रहता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये है ना माथा के जैसा नजर आ रहा है ना, हेड है, ठीक है। ये माथा जो नजर आ रहा है क्या है, हेड है, और ये एक बॉडी हो गया, और टोटल ये पार्ट क्या हो गया, ये रिवेट हो गया, है ना। द हेड इज डिफरेंट शेप, है ना, जो हेड होता है रिवेट का वो अलग अलग शेप में हमारा होता है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ रिवेट हेड एम्प्लॉयड इन अ स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्टेड एंड स्नैप हेड। मैक्सिमम जो भी हम लोग स्ट्रक्चरल
स्टील में कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं रिवेट का, तो उसका जो हेड हमें दिखने को मिलता है वो स्नैप हेड के जैसा रहता है। क्या रहता है? स्नैप हेड, मतलब लगभग गोल ही के बराबर रहता है। द शैंक इज मेड अप ऑफ लेंथ टू एक्सटेंड through the part to be connected and with sufficient extra length for second head to be made at the other end। मतलब जो शैंक होता है वो किस चीज बना होता है? जो लेंथ हमारा एक्सटेंडेड लेंथ पार्ट होता है उसको कनेक्ट करने के लिए उसी से जो है शैंक हमारा बना हुआ होता है, और एक सफिशिएंट एक्स्ट्रा लेंथ होता है फॉर ए सेकेंड हेड टू बी एट द अदर एंड। अदर एंड पे अगर सेकेंड का हमें हेड बनानी हो तो उसके लिए जो है हमें एक्स्ट्रा लेंथ सफिशिएंटली हमें रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बीच में हमारा हेड है ना, ऊपर में भी पतला है नीचे में भी पतला है, तो ये दोनों तरफ से बीच में हमारा क्या हो जाएगा, इधर से भी एक पटरा आ जाएगा, इधर से भी एक स्टील स्ट्रक्चर आ जाएगा, दोनों में घुसकर ये ज्वाइंट का काम कर देगा। ठीक है, इस तरीके का रिवेट्स आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स में जो है क्या है, रिवेटिंग किया गया है ना। देख रहे होंगे कि दो प्लेट्स को जो है, स्टील प्लेट्स को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब टाइप्स ऑफ रिवेट की बात किया जाए तो उसके अनुसार सबसे पहले रिवेट जो है शेप ऑफ रिवेट्स हेड्स के ऊपर डिफाइन किया जाता है, जिसमें स्नैप हेडेड, पैन हेडेड विद टैपरेड निक, फ्लैट काउंटर्ड शंक, राउंड काउंटर स्लंग। तो जो मेनली हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर में वो स्नैप हेडेड रिवेट्स जो है हम लोग यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन वर्क में। मेनली यही यूज किया जाता है। स्नैप हेडेड एंड पैन हेडेड रिवेट्स फॉर्म ए प्रोजेक्शन बियॉन्ड द प्लेट सरफेस। प्लेट सरफेस जो होता है उस पर जो स्नैप हेडेड होता है या फिर जो पैन हेडेड रिवेट्स होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्शंस शो करता है। वेयर इट इज डिजायर टू हैव फ्लश सरफेस काउंटर संक रिवेट आर यूज। जहाँ पे हमें जो है फ्लश सरफेस की जरूरत पड़ती है वहाँ पे काउंटर संक रिवेट का जो है हम लोग प्रयोग भी करते हैं। तो डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे स्टडी के इस चैनल पे देख रहे हैं तो नए चैनल इंग्लिश इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस मिल सके। और इंग्लिश की क्लासेस मस्ट है, आने वाले समय में आपको जो है इंग्लिश नेसेसरी हो जाएगी। आप में से कई सारे वैसे स्टूडेंट होंगे जो BCCLE की तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे, तो उसकी तैयारी जो है आपको इस इंग्लिश के चैनल पे जो है इंग्लिश का करवाया जाएगा। बाकी सारा चीज़ यहीं पे करवाया जाएगा, लेकिन इंग्लिश का जो है प्रिपरेशन इंग्लिश के चैनल पे करवाया जाएगा। फिर कई सारे लोग DMRC एग्जाम देंगे अगले साल, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, वो भी जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश वाली क्लास को। तो एक बार जाकर वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द मेथड एंड प्लेसिंग ड्राइविंग रिवेट्स। मतलब किस तरीके से जो है रिवेट्स को हम लोग मतलब लगाते हैं, उसके अनुसार जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला पावर ड्राइवन सोप रिवेट्स। जो रिवेट्स होता है वो ड्राइवन किया जाता है, मतलब लगाया जाता है हाइड्रोलिक कली इन शॉप्स, है ना, किसी भी दुकान में अंडर कंट्रोल कंडीशन, है ना, एक कंट्रोल कंडीशन प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करके जो है हम लोग लगाते हैं, जिसे जो है पावर ड्राइवन सोप रिवेट्स कहा जाता है। जो स्ट्रेंथ होता है इस रिवेट्स का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हैंड ड्राइवन सोप रिवेट्स एंड फील्ड रिवेट्स। हैंड ड्राइवन मतलब जिसको हाथ की मदद से हम लोग लगा रहे हैं, है ना, सोप में किसी भी दुकान में। फिर अगर फील्ड रिवेट की बात किया जाए तो जब जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, वहीं पे जो है हम लोग रिवेट को लगा दिए एक प्रॉपर कंडीशंस को लेकर, तो उस कंडीशंस में तो ये हमारा कमज़ोर होता है, मतलब उतना कंट्रोलेबल नहीं होता है, लेस कंट्रोल होता है ओवर वर्क एज कम्पेयर टू सोप, जो दुकान में लगा रहे हैं उसके कंपेरिजन में, क्योंकि फील्ड में ही कर रहे हैं तो उतना हमारा प्रॉपर स्ट्रेंथ भी जो है हमें नहीं दे पाता है जितना कि हमारा सोप रिवेट्स दे रहा था। नेक्स्ट है हॉट ड्राइविंग रिवेट्स। मतलब रिवेट को पहले गर्म कर देते हैं और उसके बाद उसको जिस भी पार्ट में हमें ले जाना है उसको जो है हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर कोल्ड ड्राइविंग रिवेट्स, मतलब कुछ वैसे भी रिवेट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या रूम टेम्परेचर पे ठंडे
करके ठंडा करके उसके बाद जो है हाई प्रेशर्स के साथ जो है उसको हम लोग सेट करते हैं, ताकि हमारा जो दो स्ट्रक्चर्स है वो ज्वाइंट हो सके, और जो स्ट्रेंथ है कोल्ड ड्राइव एंड रिवेट्स का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉट ड्राइव एंड रिवेट्स। जो हॉट ड्राइव एंड रिवेट्स होता है उसके कंपेरिजन में कोल्ड ड्राइव एंड रिवेट्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन क्लैंपिंग फोर्स जो है वो लेस होता है ना। जो क्लैंपिंग फोर्स होता है वो लेस होता है हमारा। एंड हॉट ड्राइव डू नॉट श्रिंक, हॉट ड्राइव जो है वो श्रिंक नहीं होता है, लेकिन कोल्ड ड्राइव हमारा श्रिंक कर सकता है। टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट, तो दो तरीके का होता है, एक लैप ज्वाइंट और एक होता है आपका बट ज्वाइंट, है ना। तो सबसे पहले लैप ज्वाइंट बात करते हैं। लैप ज्वाइंट, प्लेट्स आर कनेक्टेड ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करके, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है, हाफ क्लैंप है, ठीक है, किसी किसी में पूरा का पूरा क्लैंप होता है। तो ओवरलैप करवा कर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओवरलैप करके जो है क्या हो रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, तो उसको लैप ज्वाइंट कहते हैं। बट ज्वाइंट, तो प्लेट्स आर ज्वाइंट टू मेड कनेक्शन बट अगेंस्ट ईच अदर, मेड प्रोवाइडिंग कवर प्लेट ऑन वन अनदर और बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ या तो हम लोग कवर प्लेट लगा दिया और उसको जो है ज्वाइंट कर दिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या किया हम लोग, स्क्रू का प्रयोग है, यहाँ पे हम लोग एक कवर का भी प्रयोग कर सकते थे, या फिर ये देखिए, है ना। मतलब क्या है कि मतलब इसमें हमें किसी भी तरह का मतलब ओवरलैपिंग हमें नहीं करवानी है ना, ओवरलैपिंग ज्वाइंट हमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फेलुअर ऑफ ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट, तो रिवेट ज्वाइंट जो है वो हमारा फेल हो जाता है, जिसके कौन कौन से कारण से, तो टीयरिंग फेलुअर, सियरिंग फेलुअर, बियरिंग फेलुअर, बियरिंग फेलुअर ऑफ रिवेट्स, बियरिंग फेलुअर ऑफ प्लेट्स, ये एज क्रैकिंग ऑफ स्प्लिट फेलुअर, ठीक है, इसके कारण। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, तो रिवेटेड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो कंसिडर करते हैं, अगर पी जो है पिच है किसी भी रिवेट्स का जो उसका, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा ज्वाइंट का पर पिच वो स्मॉलर होगा, किससे, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट्स होल्स इन टेंशन, टेंशन में जो रिवेट्स होल होगा उसके स्ट्रेंथ से, या फिर जो वैल्यू है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट्स होल्स इन टेंशन सिग्मा एटी इंटू पी माइनस डी इंटू टी, ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे। या फिर दूसरा कंडीशन, रिवेट वैल्यू जो है स्मॉलर देन फॉलोइंग टू बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पी सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, या फिर सिग्मा पी इंटू डी इंटू टी, दोनों लेकर चल सकते हैं। एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स, ये तो टाउ वी एफ इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, किसके लिए लेंगे, तो सिंगल के लिए, और डबल के लिए कहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा 80 यहाँ पे क्या है, तो एलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस है हमारा एक्सेल लोडेड टेंसल मेंबर में। सिग्मा पी जो है एलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस है, ये हमारा प्लेट में, और सिग्मा पी एफ जो है एलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस है वो हमारा किस में, तो रिवेट्स में, और टॉ वी एफ जो है एलाउएबल शियरिंग स्ट्रेस है किसमें, तो रिवेट्स में, ठीक है, रिवेट्स में हमारा शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट की अगर इफिशियंसी की बात किया जाए तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होता है किसी भी सेक्शन ऑफ मेंबर का, वो अगर रिड्यूस हो जाए रिवेट होल की कारण से, है ना, जो रिवेट होल के कारण से जो हमारा स्ट्रेंथ था वो कम हो जाए, रिड्यूस कर जाए, तो जो इफिशियंसी होता है रिवेट ज्वाइंट का, उसका जो वो क्या कहा जाता है कि रेशियो होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट टू ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर विदाउट रिवेट होल, यानी विदाउट रिवेट होल जो स्ट्रेंथ था और एक होल के कारण जो हमारा स्ट्रेंथ था, दोनों को जब रेशियो निकालते हैं, है ना, तो उसका क्या हमारा वैल्यू आ रहा है, उसी को जो है इफिशियंसी बताया जाता है उसी की मदद से। टू अचीव एट मैक्सिमम इफिशियंसी नंबर ऑफ रिवेट्स इज बिगेस्ट क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे बहुत ही बिग मतलब क्रिटिकल सेक्शन है ना, वहीं पे जो है हम लोग क्या करेंगे, रिवेट्स का प्रयोग करेंगे, है ना, हर जगह रिवेट का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि एक मैक्सिमम इफिशियंसी जो है हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है।
एजम्पशंस इन डिज़ाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट जो है सबसे पहले एनालाइज करते हैं एंड डिज़ाइन करते हैं रिवेट ज्वाइंट को कि वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब एनालाइज और डिज़ाइन करते हैं रिवेटेड ज्वाइंट को कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्या है। इट इज़ सिंप्लीफाइड बाई मेकिंग अ फ्यू एजम्पशन, कुछ फ्यू एजम्पशंस को मानते हुए हम लोग जो है बनाते हैं ताकि हमारा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा ना हो। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना, प्लेट्स और रिवेट्स के बीच में। जो फ्रिक्शंस होता है प्लेट्स को वो उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। शियर स्ट्रेस भी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट्स के, है ना, जो भी क्रॉस सेक्शन है रिवेट्स का उसके अनुसार। एंड जो रिवेट है रिवेट फिल द होल्स कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली फिल करे। रिवेट्स इन ए ग्रुप शेयर डायरेक्ट लोड इक्वली। बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट इज नेग्लेक्टेड, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है रिवेट में वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। एंड बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड कॉन्टैक्ट एरिया इज d into t, where d is the diameter and t is the thickness of plate। तो टोटली ये जो है आपका हो जाता है। ठीक है, बेसिक टर्म्स जानेंगे जो कि रिलेटेड है हमारा किस चीज से, तो रिवेटिंग से। तो सबसे पहला टर्म आता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। रिवेट का नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, तो वह डायमीटर रिवेट का जो कि हमारा ठंडा होता है ना, मतलब सैंक ऑफ रिवेट व्हेन कोल्ड इज कोल्ड नॉमिनल डायमीटर, यानी जो बेसिक डायमीटर होता है हमारा, है ना, कोल्ड स्टेट में जो हमारा मेटल होता है उसका जो साइज होता है, जो डायमीटर होता है सैंक का, उसको जो है नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। और जब गर्म हो जाता है हमारा रिवेट का सैंक को गर्म करते हैं और उस कंडीशन में जो डायमीटर हमारा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रॉस डायमीटर कहते हैं। जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो इक्वल होता है डायमीटर ऑफ होल, यानी रिवेट होल जितना होगा उसका जो डायमीटर होगा उतना ही होगा हमारा ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, जो डायमीटर ऑफ होल होता है वो हम लोग जो है 1.5 mm लेते हैं मोर देन नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, और लेस देन, है ना, मोर देन या फिर हम लोग लेस देन डायमीटर लेते हैं जो नॉमिनल डायमीटर होता है उससे, या फिर इक्वल टू 25 mm डायमीटर और 2 mm मोर देन डायमीटर एक्सीडिंग 25 mm। अगर 25 mm से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो 2 mm और ज़्यादा डायमीटर हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, ले सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सीड कर रहा है तो, ठीक है, लेस और इक्वल टू क्या, तो 25 mm डायमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है पीच ऑफ रिवेट। पीच ऑफ रिवेट क्या होता है, तो पीच ऑफ रिवेट इज दैट पार्ट ऑफ रिवेट इन विच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिवेट, दो कंजिक्यूटिव रिवेट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग उसके पैरेलली मेजर कर रहे हैं और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीच ऑफ रिवेट कहेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर्स है, इसमें इधर जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक रिवेट है, इधर रिवेट है, इधर रिवेट है, इधर रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है। तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर तक जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा पैरेलल टू फोर्स अप्लाइड, है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, पीच ऑफ रिवेट कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद है गेज डिस्टेंस, जिसको जी से लिखते हैं। गेज डिस्टेंस भी हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है दो कंजिक्यूटिव रिवेट के बीच में, लेकिन एडजेसेंट चेन का, किसके, एडजेसेंट चेन का, जो कि परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल पे होता है जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके, या तो परपेंडिकुलर
या फिर राइट एंगल, दोनों तो बात सेम ही है, दोनों 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एज डिस्टेंस, वह सा डिस्टेंस एज के किनारे से मेंबर के जो सेंट्रल पार्ट है होल का, है ना। मान लिया कि ये रिवेट है, यहाँ पे हमारा होल है, तो होल का जो सेंटर पार्ट है और जो किनारा से उसकी जो दूरी है उसको एज डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज डिस्टेंस कहा जाता है। स्टैगर्ड पिच occurred in case of zigzag riveting between double rivet line, डबल रिवेट लाइन के बीच में जब जिगजैग रिवेटिंग होता है तो उस केस में स्टैगर्ड पिच जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिवेट, ये भी जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही होता है किसी भी दो कंजिक्यूटिव रिवेट्स के बीच में। नेक्स्ट है, इसको जो मेजर करते हैं वो पैरेलल करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर, जिस स्ट्रक्चरल मेंबर पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी के पैरेलल में जो है हम लोग स्टैगर्ड पिच को क्या करते हैं तो मेजर करते हैं। नेक्स्ट है रिवेट लाइन। रिवेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन along which rivets are placed, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि रिवेट के में जो है प्लेस किया जाता है, उसी को जो है रिवेट लाइन कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, जैसे मान लिया कि एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बना दे कि भाई इसी लाइन पे जो है सेंट्रली हम लोगों को बनाना है, इसी लाइन के लॉन्ग जो है हमें क्या बनाना है रिवेट लगाना है ना। जैसे हाईवे वगैरह में आप लोगों को बताए थे क्या बताए थे, हाँ अलाइनमेंट, है ना, अलाइनमेंट बताए थे, उसी तरीके से रिवेट लाइन भी है। रिवेट लाइन को हम लोग गेज लाइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गेज लाइन के नाम से भी जानते हैं। जो रिवेट होता है उसका जो डायमीटर है वो हम लोग जो है क्या लेते हैं, ग्रॉस डायमीटर इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm अप टू 25 मीटर डायमीटर ऑफ रिवेट्स। अगर 25 mm डायमीटर है रिवेट्स का तो उसमें नॉमिनल डायमीटर यानी 25 mm प्लस 1.5 mm दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस डायमीटर निकलेगा। और अगर 25 mm डायमीटर से ज्यादा है रिवेट का डायमीटर, है ना, तो उस केस में नॉमिनल डायमीटर में प्लस 2 mm ऐड करेंगे ग्रॉस डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर से या तो 0.5 mm या फिर 2 mm ज्यादा होगा। पिच जो है बताएं ऊपर कि सेंट्रल डिस्टेंस होता है दो कंजिक्यूटिव रिवेट्स के बीच में, तो वो सफिशिएंट एक होना चाहिए। अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा तो दिक्कत है। ये क्या करता है पिच, ये प्रिवेंट करता है टेंशन फेल्यूर ऑफ मेंबर बिटवीन दो कंजिक्यूटिव रिवेट्स के बीच में। जो टेंशन फेल्यूर होता है उसको प्रिवेंट करता है और परमिट करता है इंस्टॉलेशन ऑफ रिवेट को सफिशिएंटली इंस्टॉलेशन किया जा सके रिवेट्स का। The distance between two consecutive rivets should not be too large, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए। For the following reasons, क्या रीजन्स है, to reduce the length of gasset plate required, जो गैसेट प्लेट रिक्वायर्ड होगा यानी जो एक्स्ट्रा प्लेट की जरूरत होगी उसको रिड्यूस किया जा सके। To have uniform stress on the rivet, और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म स्ट्रेस है रिवेट का उसको भी क्या करे, कम करे, मतलब उस पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस रिवेट पे बने। मैक्सिमम पिच जो है क्या होगा, इन कंप्रेशन मेंबर में जो मैक्सिमम पिच होगा रिवेट का इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस शुड नॉट बी एक्सीड 12T और 200
विच एवर इज लेस 12 यानी 12 गुना जो थिकनेस है हमारा रिवेट का वो, या फिर 200 mm से ज़्यादा मैक्सिमम पिच का जो है नहीं होना चाहिए रिवेट का। टेंशन मेंबर में अगर बात किया जाए तो 16T या फिर 200 mm जो भी हमारा छोटा होगा उसी को हम लोग जो है मैक्सिमम पिच लेकर चलेंगे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस में। इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर इन विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू बटिंग फेस, बटिंग फेस में अगर फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है कंप्रेशन मेंबर में तो जो मैक्सिमम पिच होगा वो शुड नॉट एक्सीड, ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना से? तो 4.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट से, है ना, 4.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट से। मैक्सिमम पिच जो होगा बिटवीन एनी टू एडजेसेंट रिवेट्स इंक्लूड रिवेट शुड नॉट एक्सीड 32T और 300 mm, जो भी छोटा होगा उसी को जो है मैक्सिमम पिच जो है हम लोग लेकर चलेंगे दो एडजेसेंट रिवेट के बीच में। व्हेन रिवेट्स आर स्टैगर्ड, जब रिवेट्स हमारा स्टैगर्ड हो जाएगा एट इक्वल इंटरवल एंड गेज डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड 75 mm, मैक्सिमम पिच सफिशिएंट इन 1 and 2 may be increased by 50%। क्या होगा? जो हम लोग ऊपर पढ़े 1 और 2 उसके अनुसार मैक्सिमम स्पेसिफाइड कंडीशन ले लेंगे और उससे 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके। एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस क्या होता है? तो एज डिस्टेंस रिवेट शुड नॉट प्लेस्ड, है ना, रिवेट शुड नॉट बी प्लेस्ड टू नियर टू द एज ऑफ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी जो रिवेट प्लेस करेंगे एज के ज्यादा किनारे में भी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उसका कारण है, पहला कारण है द स्टील ऑफ प्लेट अपोजिट द रिवेट मे बल्क एंड क्रैक, हो सकता है कि वो एक दूसरे को बल्क करे या फिर टूट जाए तो फिर वहां पे हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ज्यादा किनारे में भी रिवेट प्रोवाइड नहीं करना है। द फेल्यूर ऑफ प्लेट इन टेंशन मे टेक्स प्लेस, अगर ज्यादा किनारा पे हम लोग जो है रिवेट को प्लेस कर देते हैं तो हमारा टेंशन फेल्यूर हो सकता है। किसमें? तो प्लेट में। कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, जो जिस जॉइंट की मदद से, है ना, रिवेट की मदद से हम लोग दो स्ट्रक्चर्स को ज्वाइंट करते हैं, तो जब ज्वाइंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा ना, कि हाँ कितना स्ट्रेंथ वो करेगा, कितना स्ट्रेंथ वो रखेगा। तो वो स्ट्रेंथ हम लोग कैसे पता करते हैं? तो 4 मेथड है आपका स्ट्रेंथ पता करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट का टीयरिंग स्ट्रेंथ पता करते हैं। ये टीयरिंग होता क्या? मतलब वो कितना देर मतलब बर्दाश्त कर सकता है ना, टीयर कर सकता है। एक बियर होता है, एक टीयर होता है और एक सीयर होता है, ठीक है। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए अगर पर पिच लेंथ की मदद से अगर निकालें तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे PT इक्वल टू P माइनस डी इंटू T इंटू सिग्मा AT, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे, जहां पे हमारा P जो है पिच ऑफ रिवेट होगा, D जो है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, F बाई इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, T विल बी द थिकनेस of a thinner plate in the lap joint या फिर thickness of main plate in butt joint। अगर butt joint रहेगा तो जो T का वैल्यू होगा वो thickness of main plate लेंगे, और अगर lap joint होगा तो thickness of thinner plate in lap joint लेकर चलेंगे। जो भी thickness होगा प्लेट का, thinner प्लेट का, वो thickness लेंगे T इज इक्वल टू, और अगर butt joint रहेगा तो जो मेन प्लेट का thickness रहेगा वो लेंगे। एंड सिग्मा AT क्या होता है? तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट, प्लेट में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जो कि इक्वल टू 0.6 F बाई लेते हैं, F बाई यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्टील का यील्ड स्ट्रेस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है टीयरिंग स्ट्रेंथ इन ज्वाइंट, ज्वाइंट में टीयरिंग स्ट्रेंथ
ये तो हमारा किस में टीयरिंग स्ट्रेंथ था, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ था प्लेट में। और अगर ज्वाइंट में टीयरिंग स्ट्रेंथ बोलेगा तो ज्वाइंट में अगर टीयरिंग स्ट्रेंथ बोलेगा तो PT इज इक्वल टू B माइनस एन डी इंटू टी प्लस टी इंटू सिग्मा ए टी। ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जहां पे B इज इक्वल टू जो है विड्थ ऑफ प्लेट है, D जो है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स इन द सेक्शन अंडर कंसिडरेशन, है ना, जो भी सेक्शंस लेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स वो लेंगे, एंड T जो है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट, लैप जॉइंट में थिनर प्लेट का जो थिकनेस होगा वो लेंगे, और अगर बट जॉइंट रहेगा तो जो थिकनेस होगा मेन प्लेट का उसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। सिग्मा एटी जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है किसमें, तो प्लेट में, प्लेट में जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा उसको सिग्मा एटी से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, जिसको PS से इंडिकेट करते हैं। A rivet in shank shear along the plane of slip. A rivet can be in single or double shear depending upon the number of planes along which rivet are can be sheared. मतलब वो जो नंबर ऑफ प्लेन्स है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना रिवेट जो हम लोग यूज करेंगे, मतलब सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर होगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्लेन के ऊपर जो कि रिवेट के शेयर्ड होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ के लिए PS इज इक्वल टू N पाई डी स्क्वायर इंटू टाउ भी एफ सिंगल शेयर के लिए, और 2N पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ भी एफ इन डबल शेयर के केस में, किसमें, डबल शेयर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ भी एफ जो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट, रिवेट में परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है, एंड डी जो है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, डी क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ इन लैप जॉइंट, लैप जॉइंट में पर पिच कितना रिवेट्स जो है पिच लेंथ में हम लोग रिवेट का यूज कर रहे हैं वो। इन केस ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ ज्वाइंट, है ना, ये इसमें क्या था हमारा, शियरिंग स्ट्रेंथ ज्वाइंट तो था लेकिन पर पिच लेंथ के अनुसार था, लेकिन अगर पिच लेंथ नहीं रहेगा तो उस केस में जो एन होगा वो नंबर ऑफ रिवेट्स इन ईच साइड ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के प्रत्येक साइड में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार जो है हम लोग उसको लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, बियरिंग में स्ट्रेंथ क्या होगा रिवेट का, तो जिसको PV से इंडिकेट करेंगे। पर पिच लेंथ के केस में हमारा जो है PV इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया इंटू परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, सो PV इज इक्वल टू N इंटू D इंटू T इंटू सिग्मा PF, सिग्मा PF इज परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस एंड D विल बी द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट एंड T इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ऑफ लैप ज्वाइंट, मैंने लैप ज्वाइंट में जो थिकनेस होगा थिनर प्लेट का वो लेंगे, एंड बट ज्वाइंट में जो थिकनेस होगा मेन प्लेट का, या फिर जो सम होता है थिकनेस ऑफ रिवेट कवर प्लेट, ये दोनों में से जो भी छोटा होगा वो लेंगे, किसमें, तो बट ज्वाइंट के केस में वो हम लोग लेकर चलेंगे। एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ में कितना नंबर ऑफ रिवेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। और अगर सिंपली सिर्फ पूछ देगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, PV इज इक्वल टू N इंटू D इंटू T इंटू सिग्मा PF, लेकिन N जो है क्या हो जाएगा, N जो है नंबर ऑफ रिवेट्स इन ईच साइड ऑफ ज्वाइंट, क्या हो जाएगा, ईच साइड ऑफ ज्वाइंट हमारा हो जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं फेल्यूर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। जो भाई स्ट्रेंथ तो हम लोग पता कर लिए हैं कि इस तरीके से स्ट्रेंथ निकालेंगे, लेकिन रिवेट हमारा कभी ना कभी तो फेल भी होगा, तो बिल्कुल जो हमारा स्ट्रेंथ दे रहा है वैसी में हमारा फेल्यूर भी छिपा हुआ है। तो टीयरिंग फेल्यूर पहले होता है प्लेट में, तो इसको जो है टेंशन फेल्यूर के नाम से भी जाना जाता है, टीयरिंग फेल्यूर को टेंशन फेल्यूर के नाम से भी जाना जाता है।
A plate may fail by tearing if the tensile stress in the plate at the net cross section may be exceed वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। जो वर्किंग स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस है वो उसका नेट जो सेक्शंस है वो अगर एक्सीड कर जाता है तो हमारा जो है फेलुअर होने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद है शियर फेलुअर ऑफ प्लेट्स। अ प्लेट्स में फेल इन शियर अलोंग टू लाइन, दो लाइन के बीच में जो शियर है वो में भी फेल कर जाता है। इफ मिनिमम एज डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, जो मिनिमम एज डिस्टेंस है वो अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस केस में शियर फेल्यूर ऑफ रिवेट्स। इफ द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रिवेट ड्यू टू लोडिंग एक्सीड द वर्किंग स्ट्रेस इन द रिवेट, रिवेट फेल्स इन शियर। अगर हम लोग जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है रिवेट में उसके कारण जो लोड हमारा है वो एक्सीड कर जाए जो वर्किंग स्ट्रेस है हमारा रिवेट का उससे, तो रिवेट क्या हो जाएगा, शियर में हमारा फेल कर जाएगा। शियर फेल्यूर ऑफ रिवेट इज द शियर रिंग ऑफ द रिवेट। जो शियर फेल्यूर ऑफ रिवेट है वो शियरिंग ऑफ द रिवेट है। इन केस ऑफ लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट विद सिंगल कवर प्लेट, रिवेट्स आर सिंगल शियर। रिवेट क्या होगा, सिंगल शियर होगा, लैप ज्वाइंट हो चाहे बट ज्वाइंट हो। और अगर डबल कवर बट ज्वाइंट रहेगा तो डबल शियर हमारा रिवेट जो होगा डबल शियर होगा। बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट्स, इसको जो है क्रशिंग ऑफ प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, क्रशिंग ऑफ प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। अ प्लेट में बी क्रश्ड व्हेन द बियरिंग स्ट्रेस इन प्लेट एक्सीड द वर्किंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस है ना। आ प्लेट में भी क्रस्ट, क्रस्ट कब करेगा, व्हेन बियरिंग स्ट्रेस ऑफ प्लेट एक्सीड द वर्किंग बियरिंग स्ट्रेस। जो वर्किंग बियरिंग स्ट्रेस है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है जो बियरिंग स्ट्रेस है प्लेट का, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेट जो है क्रस्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट्स। बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट्स अकर्स कब होता है, जब रिवेट्स जो है वो क्रस्ड हो जाता है बाय हैवीएस्ट स्ट्रेस्ड रिवेट्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस अगर हमारा हो जाए रिवेट पे तो रिवेट हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एज क्रैकिंग और स्प्लिसिंग फेल्यूर है ना। किनारा क्या होता है वो हमारा टूट वगैरह जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसके कारण से भी जो है हमारा क्या होता है, फेल्यूर वहां पे देखने को मिलता है। डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट फॉर एक्सियल लोडेड मेंबर है ना। एक्सियली लोडेड मेंबर जो होता है उसका डिजाइन किस तरीके से करते हैं, रिवेट जॉइंट वाला। किस वाला, जो रिवेट जॉइंट होता है वो। तो जो डायमीटर होता है रिवेट का उसको कैलकुलेट किया जाता है यूविन्स फॉर्मूला की मदद से। किसकी मदद से, यूविन्स फॉर्मूला की मदद से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि फॉर्मूला है dn इक्वल टू 6√t। dn मीन्स डायमीटर ऑफ रिवेट एंड t विल बी द थिकनेस ऑफ प्लेट। t क्या होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट। हेंस द मिनिमम साइज ऑफ रिवेट शैल बी 16 mm। इसलिए यहाँ पे जो हमारा मिनिमम जो साइज होगा रिवेट का वो कितना होगा, 16 mm होगा। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइंट, ज्वाइंट के लिए जो नंबर ऑफ रिवेट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको निकालने के लिए लोड बाय रिवेट वैल्यू, जो रिवेट वैल्यू होगा और जो लोड होगा दोनों का रेशियो कर निकाल देंगे है ना, लोड और रिवेट का। देखिए रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स होता है विच अ रिवेट कैन बी विद स्टैंड सेफली, सेफली हमारा रिवेट जो है स्टैंड कर सके, तो जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसी को जो है रिवेट वैल्यू कहा जाता है। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर और बेंडिंग इज नोन एज रिवेट वैल्यू। जो बेंडिंग या शियर के केस में जो मैक्सिमम
नहीं, मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगा, मैक्सिमम यहाँ पे याद नहीं रखेंगे, याद रखेंगे मिनिमम। जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा, सबसे कम से कम जो स्ट्रेंथ को वो सह सके, शेयर कर सके, बेंडिंग को वो रख सके, उसी को क्या कहते हैं, रिवेट वैल्यू कहते हैं। रिवेट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो है 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? तो पहला बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ जो बियरिंग स्ट्रेंथ होता है रिवेट का, उसे निकालने के लिए डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, इक्वेशन फर्स्ट ही हो गया। उसके बाद शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट इन सिंगल शियर पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस टाउ भी, ठीक है, इनटू यहाँ पे होगा, प्लस नहीं होगा, इनटू होगा, ठीक है। एंड शियरिंग फोर्स ऑफ रिवेट इन डबल शियर पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू है टाउ वी एफ, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो रिवेट वैल्यू होगा मिनिमम ऑफ 1 और 2 है ना, 1 और 2 में जो भी मिनिमम हो जाए, या फिर 1 और 3 में जो भी मिनिमम हो जाएगा, उसी को जो है हम लोग क्या कहेंगे कि रिवेट वैल्यू, हम लोग जो भी मिनिमम वैल्यू होगा दोनों के बीच में, उसी को जो है हम लोग लेकर चलेंगे। नाउ नेक्स्ट अब बढ़ते हैं वेल्डिंग कनेक्शन या वेल्ड कनेक्शन। यानी पहले क्या कर रहे थे, रिवेट यानी होल करके उसमें जो है हम लोग रिवेट डालकर उसको कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को रिवेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि 2 रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग कनेक्शन करते हैं, है ना। उसमें रिवेटिंग भी कर सकते थे, लेकिन वेल्डिंग हम लोग करते हैं। तो वेल्डिंग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन 2 स्ट्रक्चर मेंबर्स आर ज्वाइंट बाय मींस ऑफ वेल्ड्स, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड वेल्डेड कनेक्शन। यानी वैसा कनेक्शन जो वेल्ड की मदद से वेल्ड किया जाए, है ना, उसकी मदद से ज्वाइंट किया जाए, तो वैसे कनेक्शंस को वेल्डेड कनेक्शन कहा जाता है। कई सारे रीजंस है जिसके कारण से जो है हम लोग वेल्डेड डिजाइन या वेल्डिंग कनेक्शंस का प्रयोग करते हैं। वेल्डेड डिजाइन्स आफ्टर अपॉर्चुनिटीज हैव अचीव मोर इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल। जब हम लोग वेल्डिंग डिजाइन कर लेते हैं तो उससे जो है ज़्यादा एफिशिएंट हम लोग जो है यूज करते हैं, जो भी मटेरियल्स होता है उसका जो स्पीड होता है फैब्रिकेशन और इरेक्शंस का, इसमें हमारा हेल्प करता है। एंड कंप्रेस द प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल को कंप्रेस करता है। वेल्डिंग सेव द वेट ऑफ कंसिक्वेंटली कट कॉस्ट, है ना, जो कटिंग का और जो उसमें रिवेटिंग डालते हैं उसका जो कॉस्ट होता है और उसका जो वेट होता है ना, वो हमारा वेल्डिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कनेक्टिंग स्टील प्लेट्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड सिंस दे ऑफ्टन नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको रिड्यूस भी कर दिया जाता है या फिर उसको हटा भी दिया जाता है। नो डिडक्शंस आर देयर फॉर होल्स, है ना, यहाँ पे होल के लिए कोई भी डिडक्शंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हमें रिवेट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वेल्डिंग कर दे हो गया। वेल्डेड ज्वाइंट्स आर बेटर फॉर फैटिग्यू लोड, इम्पैक्ट लोड एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, इम्पैक्ट लोड और फैटिग्यू लोड, इन तीनों लोड्स के लिए जो वेल्डिंग ज्वाइंट है वो सुटेबल है, अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू रिवेट ज्वाइंट, है ना, रिवेट ज्वाइंट के कंपैरिजन में। वेल्डेड ऑफर्स द बेस्ट मेथड फॉर अचीविंग रिजिड कनेक्शंस रिजल्टिंग टू रिड्यूस बीम डेप्थ एंड वेट, है ना। डेप्थ और जो बीम का डेप्थ होता है और जो वेट होता है दोनों को रिड्यूस करता है ना। कौन करता है रिड्यूस? तो जो वेल्डिंग की मदद से हम लोग ज्वाइंट कर रहे थे, कनेक्शन कर रहे थे वो, और एक बेस्ट मेथड भी हमारा बन जाता है, जिसके कारण से हमारा जो बीम का डेप्थ होता है और जो वेट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर आप हमारे नए चैनल MRS इंग्लिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ पे अगर आप इन फ्यूचर लेटरल एंट्री का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको हेल्प मिलेगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। उसके बाद बढ़ते हैं, जो बिल्डिंग होता है वो परमिट करता है आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंप्लीट फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन। जो बिल्डिंग होता है वो मैंने फ्रीली आर्किटेक्ट और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होता है वो फ्रीली उसको
कंप्लीट तौर पे मतलब फ्रीडम उसको मिल जाता है कि भाई आपको जिस तरीके से मन है उस तरीके से यूज कीजिए। लेकिन रिवेटिंग कनेक्शन वाला में नहीं था, उसका एक पार्टिकुलरली स्ट्रेंथ के साथ ही यूज करना है, नहीं तो फिर वो हमारा फेल हो जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ वेल्ड, वेल्ड कई तरीके के हैं जिसमें फिलेट वेल्ड हो जाएगा, स्क्वायर फिलेट और बट, सिंगल वी वर्ड, डबल वी वर्ड, सिंगल यू बट, है ना, यहाँ पे यू कर लेंगे, सिंगल यू बट, ये दो बार लिखा गया, इसको मिटाओ, ठीक है। सिंगल यू बट, डबल यू बट, सिंगल वेवल बट, डबल वेवल बट, सिंगल जे वर्ड, डबल जे वर्ड। तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। एक आप लोगों के लिए सुनहरा थॉट है, क्या है, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। अगर रास्ता पे सिर्फ कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी एक कदम तक चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जूता के अंदर है तो वो गड़ेगा, चुभेगा। अर्थात इसलिए बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमें अपने अंदर के कमजोरियों से हारते हैं, है ना। बाहर की क्या चुनौती है उससे हम लोग नहीं हारते हैं, अंदर की जो कमजोरी है, जो चुनौती अंदर से मिलता है, उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमिसिबल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट। क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट। A strength of fillet weld is taken equal to the resistance offered by it against shear। shear के अगेंस्ट में जो भी फिलेट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसी के इक्वल होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट होता है उसका। It is because it is weak in shear as compared to other mode of failure। इसलिए ये जो है वीक होता है हमारा, है ना, थोड़ा कमजोर होता है शेयर में। जहां पे फॉर्मूला यूज होता है P इज इक्वल टू पी क्यू इंटू एल इंटू टी। P जो है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, पी क्यू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑन सेक्शन थ्रू थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड, एल जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड एंड टी विल विद द थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड। क्या होता है, थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड। Welded joint, various members of structures are connected together by means of weld। वेल्ड की मदद से हम लोग जो है कई सारे वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ मेंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसके कारण से उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डेड ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्डेड ज्वाइंट कहते हैं। देखिए इस तरीके से जो है हम लोग वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग आ जाता है और यहाँ पे जो है आउटेड एंगल हो जाएगा, ये बिल्डेड फेस हो जाता है, और ये जिसमें हम लोग जो करते हैं उसको थ्रोएड थिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारा बिल्डिंग अंदर की ओर जाता है वहां पे थ्रोएड थिकनेस हम लोग कहते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन का एडवांटेज क्या है, तो स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर मोर इफेक्टिव इन टेकिंग लोड, लोड को ज़्यादा इफेक्टिवली लेगा। वेल्डेड ज्वाइंट्स आर स्टीफर एज कंपेयर टू रिवेटेड ज्वाइंट्स। द ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील आर रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, रिड्यूस हो जाता है वेट। अपीयरेंस ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट आर बेटर एज कंपेयर टू रिवेट कनेक्शंस या रिवेट ज्वाइंट। नो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड in building process as in the riveting process। riveting process के कंपैरिजन में वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हमारा कोई भी साउंड नहीं निकलता या उसके कंपैरेटिवली हमारा कम निकलता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ फैब्रिकेशन इज हायर इन वेल्डिंग प्रोसेस
एंड रिक्वायर लेस वर्किंग स्पेस, बहुत ही कम वर्किंग स्पेस में भी जो है हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस को कर सकते हैं और स्पीडली कर लेते हैं। एनी शेप ऑफ ज्वाइंट मे बी मेड बाय इज, है ना, कोई भी ज्वाइंट जो है हम लोग आसानी से कर लेते हैं किसी भी शेप में। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो आपका हो जाता है स्किल्ड लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड इन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमें जो है पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी और स्किल्ड लेबर के जो है हम लोग बिल्डिंग नहीं करते हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस एंड wrapping आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। अनइवन हीटिंग या और कूलिंग मतलब अच्छे तरीके से अगर हीट या कूल नहीं किया जाए तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस या दरार वगैरह हमारा आ जाता है ना। इन एक्यूरेसी आर caused बाय डिपोजिशन ऑफ वेल्ड मेटल इन एक्सेस। इनएक्यूरेसी भी हमारा जो है हो जाता है किसमें, तो वेल्ड मेटल अगर एक्सेस मात्रा में हम लोग उसमें डिपॉजिट कर दें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट द वेल्ड ज्वाइंट एज कंपेयर टू इंस्पेक्ट अ रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट जो है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है एज कंपेयर टू वेल्ड ज्वाइंट में। वेल्डेड ज्वाइंट आर मोर ब्रिटल, वेल्डेड ज्वाइंट जो है वो ज़्यादा ब्रिटल होता है। देयर फैटिग्यू स्ट्रेंथ इज लेस दैन रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट के कंपैरिजन में जो फैटिग्यू स्ट्रेंथ होता है वेल्डेड कनेक्शन का वो क्या होता है, कम होता है। टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन के टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो बट वेल्ड कौन सा होता है, वट वेल्ड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। ये आपका वट वेल्ड जो है किया जा रहा है और ये आपका फिलेट वेल्ड है, ठीक है। ये फिलेट वेल्ड और वट वेल्ड दोनों तरीके का होता है हमारा, ठीक है। साइज ऑफ, देखिए इसमें जो है दिया गया है व्हेन अ मेंबर आर अलाउड टू लैप ओवर ईच अदर, फिलेट वेल्ड आर यूज्ड, बट वेल्ड्स आर यूज्ड व्हेन द मेंबर आर कनेक्टेड ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में अगर है तो उसको बट वेल्ड कहेंगे और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके वेल्डिंग किया जा रहा है तो उसको फिलेट वेल्ड कहेंगे। साइज ऑफ वेल्ड की बात किया जाए तो जो थिकनेस, जो साइज होगा नॉर्मल फिलेट वेल्ड का वो हम लोग लेते हैं इक्वल टू मिनिमम लेग लेंथ। जो मिनिमम लेग लेंथ होता है उसी के इक्वल लेते हैं जो हमारा नॉर्मल फिलेट वेल्ड का साइज होता है उसका। थ्रोएट थिकनेस, थ्रोएट थिकनेस it is perpendicular distance from root of fillet weld to the line joining to toe। जो लाइन ज्वाइनिंग होगा टोई का और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा रूट और फिलेट वेल्ड दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, थ्रोएट थिकनेस कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रोएट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड कहते हैं ना, फिलेट वेल्ड का थ्रोएट थिकनेस है, ओके। it is taken equal to k into size of fillet, k into size of fillet, जहाँ पे k जो है वो अलग अलग वैल्यू होता है डिफरेंट एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस। फ्यूजन फेस में अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज जो है हमारा होता है, जहाँ पे k इक्वल टू 0.707 राइट एंगल फिलेट वेल्ड के लिए लेते हैं और t इज इक्वल टू k इंटू साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 इंटू s, है ना। s क्या हो गया यहाँ पे, तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड का। तो यहाँ पे दिया गया है अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज जो है दिया गया है k का। 60 से 90 डिग्री के लिए 0.707, 90 से 100 के लिए 1.65, 101 से 106 0.6, 107 से 113 0.55, 114 से 120 0.5। तो ये हम लोग क्या लेते हैं, एंगल दिया गया है हमारा 60 डिग्री से लेकर 120 डिग्री और यहाँ पे k का वैल्यू दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का जो है इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज टेकन इक्वल टू एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ वेल्ड साइज। जो वेल्ड साइज है उसका दुगना और जो एक्चुअल लेंथ है उस दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। क्या मिलेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जो है हमारा मिलेगा। साइज सिंबल यूज फॉर वेल्ड्स, कौन कौन सा सिंबल यूज करेंगे वेल्ड्स के लिए, तो अ नॉलेज ऑफ बिल्डिंग सिंबल्स इज इसेंशियल फॉर साइट इंजीनियर्स सो एज टू इनेबल हिम टू रीड द ड्राइंग, है ना। मतलब एक वैसा नॉलेज जिसकी मदद से बिल्डिंग करने का सिंबल, जिसकी मदद से साइट इंजीनियर जो होता है वो आसानी से पढ़कर समझ सके कि हाँ ये इस चीज़ के लिए यूज आएगा, तो उसी को जो है सिंबल यूज्ड फॉर वेल्ड कहा जाता है। सिंबल सेव्स लॉट ऑफ स्पेस इन ड्राइंग एंड एज सच डिस्क्रिप्टिव नोट्स कैन बी ओमिटेड, है ना। पूरा एक बड़ा लाइन लिखने की बजाय एक छोटा सा सिंबल दे देंगे तो वहाँ पे वो स्पेस को क्या करता है, कम कर देता है, और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिलेट, फिलेट का सिंबल इस तरीके का होता है। सिंगल वर्ड ये हो गया, सिंगल वी वर्ड ये हो गया, डबल वी वर्ड, सिंगल यू वर्ड, डबल यू वर्ड, सिंगल वेवल वर्ड, डबल वेवल वर्ड, सिंगल जे वर्ड एंड डबल जे वर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। डिजाइन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट का डिजाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले साइज ऑफ फिलेट वेल्ड को निकालते हैं। क्या करते हैं, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कैसे निर्धारित करते हैं, तो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड जो है थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, और मिनिमम साइज जो है क्या लेते हैं, तो अगर अप टू और इंक्लूडिंग 10 mm रहेगा तो मिनिमम जो फिलेट का साइज लेंगे वो 3 mm लेंगे। अगर हम लोग जो है 10 से 20 तक लेते हैं तो 5 mm लेंगे, 20 से 32 तक लेंगे तो 6 mm लेंगे, एंड 32 से 50 लेंगे तो 10 mm जो है हम लोग मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड लेकर चलेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, थिकर ऑफ थिकर पार्ट, है ना। थिकनेस जो होगा थिकर पार्ट का उसके ऊपर जो है हमारा डिपेंड करता है। उसके बाद फिर मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज क्या लेते हैं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड applied to a square edge of a plate should not exceed thickness of edge minus 1.5। जो भी मैक्सिमम थिकनेस होगा उसमें जो है 0.15 जो है घटा देंगे तो उसकी इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो स्क्वायर एज का हमारा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अप्लाइड टू राउंड टॉय, राउंड टॉय है ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए, तो शुड नॉट एक्सेड, वो एक्सेड नहीं करना चाहिए 3/4 माइनस द थिकनेस ऑफ राउंडेड टॉय, है ना। 3/4 में से जो थिकनेस होगा राउंडेड टॉय वो उसको घटा देंगे, उसका जो वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेड नहीं करना चाहिए। ओवरलैप, दूसरा में क्या है, ओवरलैपिंग देखेंगे। ओवरलैप इन लैप ज्वाइंट शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ थिनर प्लेट, जो थिनर प्लेट होगा उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना, मतलब कम नहीं होना चाहिए, उसके उतना होना चाहिए, है ना। 5 टाइम्स से ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं हो अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो। एंड साइड फिलेट, साइड फिलेट इन लैप ज्वाइंट मेड बाय द सिंगल और लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड, जो लेंथ होता है हमारा each fillet weld should not be less than perpendicular distance between them, वो दोनों के बीच में जो perpendicular distance है उसका। end return क्या है, fillet weld terminating at end or sides of parts or members should preferably by return continuously around the corner or for a distance not less than twice of weld size, है ना। जो end return होता है वो हमारा ट्वाइस ऑफ वेल्ड साइज से नहीं होना चाहिए जब रिटर्निंग में हम लोग लेते हैं तो।
एंड नेक्स्ट है सिंगल फिलेट वेल्ड। सिंगल फिलेट वेल्ड, इन सिंगल फिलेट वेल्ड व्हेन यूज्ड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग वो उसका बेंडिंग नहीं होना चाहिए, है ना, शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आई थिंक कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और किसी भी तरीके से कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। आप लाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो अगर आपने प्रीवियस 2 यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो पहले देख लीजिए। टेंशन मेंबर होता क्या है, तो वैसा स्ट्रक्चर या वैसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें टेंशन फोर्स के कारण जो टेंशन फोर्स लगे वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग लगे। किसके लॉन्ग? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग लगे। तो उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चरल मेंबर को हम लोग जो है टेंशन मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन मेंबर कहते हैं। जो टेंशन मेंबर्स हैं वो कई तरीके टाइप्स के होते हैं, जैसे राउंड टेंशन मेंबर्स जो कि गोल होता है, स्क्वायर बार, फ्लैट बार, एंगल सेक्शन एंड चैनल सेक्शन एंड बिल्ट अप सेक्शन। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। क्या है वो सभी? क्या है तो टाइप्स हैं किसके? टेंशन मेंबर के। किसके? टेंशन मेंबर के सभी क्या हैं तो टाइप्स है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर भाई देख लिए कि कितने तरीके के हैं, तो उसका स्ट्रेंथ भी हमें पता होना जरूरी है कि कितना उसका स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर कैसे किया जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नोट से नेट, यहाँ पे नेट है, नोट नहीं है, नेट सेक्शनल एरिया टू द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मेंबर। जो नेट सेक्शनल एरिया होगा और जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा मेंबर का, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमें क्या देगा? स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, वेयर ए नेट इज द नेट सेक्शनल एरिया एंड सिग्मा एट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे कर लेंगे। ओके, फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टेंशन मेंबर डिपेंड ऑन द नेट सेक्शन एंड परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। जो फोर्स कैरिंग कैपेसिटी होता है टेंशन मेंबर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो नेट एरिया और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर। अगर वैल्यू ऑफ बात किया जाए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस अलोंग एक्सिस टेंशन, है ना, एक्सिस जिसके थ्रू टेंशन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिग्मा एटी जो हो जाएगा वो 0.6 एफ बाई होता है, जहां पे एफ बाई जो है मिनिमम एल्ड स्ट्रेस होता है। क्या होता है? मिनिमम एल्ड स्ट्रेस होता है स्टील का इन मेगा पास्कल में 250। कितना? 250 होता है। ओके, डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द नेट एरिया शुड नॉट एक्सेड। कितना से एक्सेड नहीं करना चाहिए? तो वो एक्सेड नहीं करना चाहिए। ये फॉर्मूला ए नेट इज इक्वल टू बी इंटू टी माइनस एन इंटू डी टी, या फिर ए नेट इज इक्वल टू टी इंटू बी माइनस एन डी। ये दोनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला के अनुसार जो है हम लोगों का जो डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है नेट एरिया का वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? जहां पे टी जो है थिकनेस ऑफ प्लेट को दिखाता है, बी जो है विड्थ को दिखाता है, डी जो है डायमीटर और एन जो है नंबर ऑफ रिवेट्स को इंडिकेट करता है। नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शनल एरिया केस 1 फॉर सिंगल एंगल वन लेग है ओनली, है ना, सिंगल एंगल कनेक्टेड है एक लेग में, तो उसमें क्या कहेंगे? ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस KA2 फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, जहां पे ए नेट जो है नेट सेक्शनल एरिया, A1 जो है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड जिसके थ्रू जो है हमारा रिवेट कनेक्टेड है। एंड सेकेंड केस है यहाँ पे आपका फॉर पेयर ऑफ एंगल्स बैक टू बैक और सिंगल टी कनेक्टेड बाय फ्लेंज टू सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट्स। गसेट प्लेट के सेम साइड, मान लिया कि हमारा गसेट प्लेट है
तो यहाँ पे भी हमारा एंगल सेक्शन कनेक्टेड है और एक इस तरीके से, तो दोनों तरफ इस तरीके से कनेक्टेड है, बैक टू बैक यानी एक दूसरे के अपोजिट में और सेम साइड में ही कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस के A2 होता है, जहां पे K का जो वैल्यू होता है 5A1 बाई 5A1 प्लस A2, ये K1 का फॉर्मूला होता है। इससे पहले K1 निकालते हैं और A1 निकालने के लिए, है ना, A1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ एरिया कनेक्टेड टू लेग ऑफ एंगल T इंटू L1 इंटू D माइनस T बाई 2, ये एंगल सेक्शन के लिए, और अगर T सेक्शन है तो TF इंटू L1 माइनस 2D, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो है क्या निकालते हैं, A1 निकालते हैं। नेट तो दिया हुआ रहेगा या फिर नेट निकालना रहेगा, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, और A2 तो आसानी से निकाल सकते हैं। जब इस पे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट थर्ड केस, फॉर डबल एंगल और T कैरिंग डायरेक्ट टेंशन प्लेस्ड बैक टू बैक कनेक्टेड ईच साइड ऑफ गैसेट प्लेट, है ना, हर एक साइड में हो बैक टू बैक, तो उस केस में A नेट इज इक्वल टू A ग्रॉस माइनस NDT या फिर A नेट इज इक्वल टू A1 माइनस के A2 हम लोग लिखते हैं, जहां पे हम लोग को A नेट जो है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, A ग्रॉस यानी एक्चुअल एरिया ऑफ सेक्शन, NDT डिडक्शन फॉर रिवेट होल्स, रिवेट होल्स के लिए डिडक्शन करेंगे, N जो है नंबर ऑफ रिवेट्स जहाँ पे 1 होगा, एंड T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ रिवेट होल्स, एंड K इज द 1, K का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। डिजाइन ऑफ एक्सेल लोडेड टेंशन मेंबर, एक्सेल लोडेड टेंशन मेंबर का किस तरीके से डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले कंप्यूट करेंगे नेट सेक्शनल एरिया, है ना, नेट सेक्शनल एरिया को जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैसे, तो A नेट इज इक्वल टू P बाई सिग्मा AT यानी स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सेक्शन को, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है 20 से 40% ज़्यादा लेंगे ए नेट के कंपैरिजन में, और कंप्यूट करेंगे ए नेट को जो सिलेक्टेड सेक्शन है उसका, और फिर चेक करेंगे, ट्रायल करेंगे कि भाई हमारा ए नेट जो है बड़ा है ए नेट रिक्वायर्ड से, तो ठीक है, ओके हम लोग कहेंगे, और अगर नहीं है, छोटा है या इक्वल है, तो फिर हम लोग और लार्जर सेक्शंस को जो है कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद सिलेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे इंड कनेक्शन को, किसको, इंड कनेक्शन को डिजाइन करेंगे, और वहां पे रिवेटेड सेक्शंस के लिए नंबर ऑफ रिवेट जो है एक्सियल लोड बाय रिवेट वैल्यू, तो हमारा नंबर ऑफ रिवेट्स निकल जाएगा, और वेल्डेड कनेक्शन में लेंथ निकालने के लिए एक्सियल लोड बाय स्ट्रेंथ। तो ये दोनों फॉर्मूला की मदद से दोनों में से कोई एक, अगर रिवेटिंग वाला करेंगे, रिवेटिंग कनेक्शन है तो रिवेट वाला यूज करेंगे, बेल्डिंग कनेक्शन है तो बेल्डिंग वाला यूज करेंगे। ओके, लग एंगल, है ना, लग एंगल जो है, तो लग एंगल आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, लग एंगल जो है वो यूज किया जाता है ताकि रिड्यूस किया जा सके, जो लेंथ है कनेक्शंस का वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इट इज अ शॉर्ट लेंथ एंगल, ये क्या होता है, शॉर्ट लेग लेंथ एंगल सेक्शंस होता है जो कि यूज किया जाता है एट ए जॉइंट टू द कनेक्टेड आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेंबर, एंड रिवेट्स कनेक्टिंग लग एंगल्स टू द गसेट प्लेट इज लेस इफेक्टिव, क्या होता है, गसेट प्लेट के लेस इफेक्टिव होता है, हेंस रिवेट्स आर प्रोवाइडेड इन एक्सेस देन कंप्यूटेड, इसलिए जो रिवेट्स है वो जितना कंप्यूट किया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही यूज हम लोग करते हैं। देख पा रहे होंगे कि ये आपका गैसेट प्लेट है, ये एंगल है, और ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो कवरिंग थोड़ा सा दे रहे हैं रिवेट को कवर करने के लिए, उसको लग एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है टेंशन मेंबर स्प्लिस, टेंशन मेंबर स्प्लिस या टेंशन स्प्लिस दोनों सेम ही चीज है, टेंशन मेंबर स्प्लिस या टेंशन स्प्लिस।
टेंशन स्प्लिट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द टेंशन मेंबर टुगेदर। टेंशन मेंबर को, दो टेंशन मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको टेंशन स्प्लिट्स कहा जाता है या फिर टेंशन मेंबर स्प्लिट्स कहा जाता है। सिचुएशन की बात किया जाए तो व्हेन अवेलेबल लेंथ ऑफ सेक्शन इज यूज्ड फॉर मेंबर इज लेस देन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से लेस देन है तो हम लोग यूज करेंगे, या फिर व्हेन द रिक्वायर्ड सेक्शन ऑफ मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग है तो भी हम लोग जो है उस कंडीशन में भी टेंशन स्प्लिट्स का प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेंशन स्प्लिट्स जो है यही आपका है। जिस तरीके से आप पिक्चर्स देख रहे होंगे ये पिक्चर्स जो है आपको खुद से याद रखना होगा इस तरीके का। है ना, ये आपका याद रखना होगा। तो ये दोनों क्या है, ये आपका रिवेट हो गया और ये जो है ये क्या है फिलर प्लेट हो गया, और ये जो है टेंशन मेंबर हो गया थीन वाला, और ये जो है आपका ये वाला पार्ट यहाँ तक ये हो गया टेंशन मेंबर थिकर वाला। तो दोनों थीन और थिक दोनों को ऐड कर दिए, तो जो ऐड किए वो किसकी मदद से किए, टेंशन स्प्लिट्स की मदद से। किसकी मदद से, टेंशन स्प्लिट्स की मदद से जो है कैलकुलेट किए। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। जो है कंप्रेशन मेंबर क्या होता है कि जो कंप्रेसिव लोड के कारण किसी भी मेंबर में उसका लेंथ वगैरह जो डिक्रीज हो जाता है ना, तो उसको उस स्ट्रक्चर्स को, उस मेंबर्स को क्या कहा जाता है, कंप्रेशन मेंबर कहा जाता है। कंप्रेशन मेंबर जो है वो रजिस्ट करता है हमारा जो लोड लगता है, कंसेंट्रिक लोड जो लगता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, या जो इसेंट्रिक लोड लगता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है, उसको रोकता है। कॉलम, स्ट्रूट, बूम, ये सभी क्या है, हमारा कंप्रेशन मेंबर है। कॉलम वह वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है जिसपे लोड जो है वो एक्ट हो रहा है कंसेंट्रिक टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग कंसेंट्रिक लोड जब लगे तो वो वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है। कॉलम आर आल्सो नोन एज सेंचुएंस एंड आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड्स। ये हैवी लोड्स को जो है कॉलम क्या करता है, बर्दाश्त करता है, रखता है, और इसको जो है सेंचुएंस के नाम से भी जाना जाता है। डियर एक्चुअली जो है मेरा पेन जो है पता नहीं क्या हो गया है, ये पेन जो है मेरा शायद मिल नहीं रहा है, कई दिनों से एक्चुअली वीडियो बना नहीं था तो मिल नहीं रहा है, नहीं तो पेन से जो हम आपको अंडरलाइन कर करके बताते कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रूट। स्ट्रूट जो है एक कंप्रेसर मेंबर होता है जिसपे जो लोड लगता है वो कंसेंट्रिक ही लगता है और वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ही लगता है। जो स्ट्रूट होता है वो वर्टिकल और इंक्लाइंड और नॉर्मली हैव अ स्मॉल लेंथ। स्ट्रूट आर कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन रूफ ट्रसेस एंड ब्रेसेस। इसको जो है रूफ ट्रसेस है ना, रूफ का जो छत होता है उसको आप देखे होंगे कई सारे जगहों पे कि छत को जो है हम लोग किस तरीके से करते हैं, करकट वगैरह से रखते हैं। तो वो जो ट्रसेस हुआ, जो करकट हम लोग रखे है ना रूफ को ढकने के लिए, है ना, मतलब रूम को ढकने के लिए, तो वो हमारा स्ट्रूट हो जाता है और वो भी जो है हमारा एक कंप्रेशन मेंबर ही होता है क्योंकि उसमें भी जो लोड है वो कंसेंट्रिक लोड ही लगता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगता है। फिर आते हैं बूम। तो बूम जो है ये भी कंप्रेशन मेंबर ही है जो कि हमारा क्रेन में यूज किया जाता है। ओके, बूम इज द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर इन ए क्रेन। क्रेन में इसका यूज किया जाता है। कॉमन सेक्शन ऑफ कंप्रेशन मेंबर यूज्ड एज ए स्ट्रूट। स्ट्रूट के रूप में यूज किया जाता है। तो पहला है सिंगल एंगल सेक्शन जिसको स्ट्रूट के रूप में यूज करते हैं। सिंगल एंगल सेक्शन जो है वो सिंपल टाइप होता है कंप्रेशन मेंबर का जिसका प्रयोग जो है ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है ताकि जो छोटे छोटे फोर्सेज हैं ट्रसेस और ब्रेसेस पे जो प्लेट गिरडर है उस पर क्या कर दिया जाए, छितार दिया जाए यानी फैला दिया जाए। इक्वल एंगल सेक्शंस आर मोर डिजायरेबल बट अनइक्वल एंगल सेक्शंस आर आल्सो यूज्ड, है ना। इक्वल सेक्शन जो है वो ज्यादा डिजायरेबल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अनइक्वल एंगल सेक्शन भी जो है हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं यूज
कहते हैं। उसके बाद आता है टी एंगल सेक्शन। टी एंगल सेक्शन वेयर सिंगल एंगल सेक्शन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जो सिंगल एंगल सेक्शन है वो सफिशिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जो है प्रोवाइड नहीं करता है, तो उस कंडीशन में डबल एंगल सेक्शंस को यूज करते हैं। और जो डबल एंगल सेक्शंस होता है वहां पे इक्वल और अनइक्वल दोनों केसेस में हमारा ले सकते हैं, इक्वल सेक्शन है तो भी और अनइक्वल सेक्शन है तो भी। टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन आइदर साइड ऑफ ए गसेट प्लेट और एन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। दो एंगल साइड्स जो कि हमारा प्लेस्ड हो बैक टू बैक या फिर आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट के हमारा सेम साइड में हो तो। डबल एंगल सेक्शंस आर कॉमनली यूज्ड एज प्रिंसिपल राफ्टर इन रूफ ट्रसेस। जो डबल एंगल सेक्शंस है वो कॉमनली यूज किया जाता है प्रिंसिपल राफ्टर इन रूफ ट्रसेस में। टी सेक्शंस क्या है, तो टी टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है और ये भी एक कंप्रेशन मेंबर ही होता है जो कि ऑल ट्रसेस एंड मोर सुटेबल फॉर बिल्डिंग में ज्यादा यूज किया जाता है टी सेक्शंस को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सेक्शंस का, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। रेडियस ऑफ गायरेशन को सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सेक्शन। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकली हम लोग या फिर डाटा दिया जाता है उसके अनुसार इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वेरियस रोल्ड सेक्शंस होता है अबाउट वेरियस एक्सेसेस ऑब्टेन फ्रॉम स्टील टेबल, जो कि हम लोग स्टील टेबल से प्राप्त करते हैं। हम आपको जो स्टील टेबल पे भी जो है कुछ वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द, तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ सकें, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज शेयर तो करना ही है वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ कहाँ पे समझ में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो वैसा रेशियो होता है जो कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर का इफेक्टिव लेंथ एंड टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ एल बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा फॉर्मूला होता है। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल as to the failure of compression member depends upon its slenderness ratio। जो slenderness ratio है compression member का वो छोटा से छोटा वैल्यू हम लोग लेंगे ताकि जो compression member है slenderness के कारण वो member हमारा फेल ना करे। जो मैक्सिमम वैल्यू है slenderness ratio का वो हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना से वो यहाँ पे टेबल में आपका दिया गया है। पहला दिया गया कि member carrying compressive load resulting फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड, तो उस केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 180 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस प्रोवाइडेड दैट द डिफॉर्मेशंस ऑफ सच मेंबर्स डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने कोई भी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर को एक बुरे तरीके से अफेक्ट ना करे, और मतलब भूकंप जब आता है तो फोर्स लगता ही है, पता ही है, तो उसके कारण जो स्ट्रक्चर्स है उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़े और डिफॉर्मेशन को पे, तो उस कंडीशन में हम लोग जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेते हैं वो 250 लेते हैं। एंड अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एट टाई और ब्रेसिंग बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल और स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो हम लोग
350 लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल लोडेड कंप्रेसिव मेंबर, अगर कोई एक्सियली लोडेड कंप्रेसिव मेंबर है तो उसका स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं P इक्वल टू सिग्मा ए सी इंटू ए। ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है सिग्मा ए सी का मतलब होता है एलाउएबल या फिर परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। एलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ए जो है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टील टेबल। कहाँ से हमें इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है, तो स्टील टेबल से, या फिर ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ एनी होल, कोई भी होल का एरिया और जो पूरा सेक्शन का एरिया है वो दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी हमें विच इज़ नॉट फिल्ड विद रिवेट और वेल्ड, जो कि रिवेट और वेल्ड से फिल्ड नहीं किया हुआ हो, उसको जो है हम लोग लेकर चलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन IS 400 1984 हैज़ रिकमेंडेड मर्चेंट रैंकाइंस फार्मूला बिलो। और ये किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, रैंकाइंस फार्मूला के द्वारा। तो रैंकाइंस फार्मूला क्या है, तो ये रहा आपके पास रैंकाइंस फार्मूला, सिग्मा ए सी इक्वल टू 0.6 इंटू FCC इंटू F बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ सी सी के पावर n प्लस एफ बाई के पावर n के होल पावर 1/n। यानी ये फॉर्मूला जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जहाँ पे सिग्मा ए सी जो है परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेते हैं। किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। FCC जो है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, क्या होता है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। बी सिग्मा ए सी फ्रॉम गिवन सिग्मा वाई फ्रॉम द कैलकुलेटेड लैम्डा फ्रॉम टेबल गिवन एबव। जो टेबल ऊपर दिया हुआ था, कौन सा टेबल, तो देखिए ये वाला टेबल था ना, तो ये वाला टेबल से जो है हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जो कि पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर लेते हैं, जहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू L बाई R होता है। L जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेसिव मेंबर और R जो है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ मेंबर। F बाई जो है एल्ड स्ट्रेस होता है स्टील का, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेते हैं। E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जो कि 2×10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। N जो है इम्परफेक्शन फैक्टर होता है, जो कि 1.4 होता है। क्या होता है, 1.4 होता है। जो वैल्यू होता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस का, वो हमारा एक्सियल कंप्रेशन सिग्मा ए सी, वो हमारा अलग अलग वैल्यू होता है एफ बाई का एंड लैम्डा का, जो कि IS कोड 800 1984 के अनुसार हम लोग जो है लेते हैं। जो डिज़ाइन करते हैं एक्सियली लोडेड कंप्रेसिव मेंबर, जो कि स्ट्रूट का, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं कि अप्रॉक्सीमेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। अप्रॉक्सीमेट या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लेते हैं लोड, जो कि दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में, और एज्यूम्ड सिग्मा ए सी। जो एज्यूम्ड सिग्मा ए सी लिए हैं वो लगभग हम लोग जो है, अगर स्ट्रूट है रूफ ट्रस का, तो उस केस में सिग्मा ए सी यानी परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम लोग लेकर चलते हैं। जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इक्वल टू होता है, यानी बराबर होता है जो लोड होता है डिवाइडेड बाय एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो एक्सियल
कंप्रेसिव स्ट्रेस अवेलेबल था वो और जो लोड था दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है, यानी डिवाइड किया जाता है। उसके बाद ट्रायल सेक्शंस को जो है चूज करते हैं स्टील टेबल से और वहाँ से जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रिक्वायर्ड है उसके अनुसार लेते हैं और उसके बाद लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि मिनिमम हमारा होना चाहिए RXX या RYY या RVV जो भी मिनिमम होगा उसको हम लोग लेते हैं। उसके बाद इफ़ेक्टिव लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो लेंथ होता है वो देखते हैं कि भाई एक्चुअल लेंथ से क्या है, बड़ा है या कम है, वो हम लोग जो है यहाँ पे चेक करते हैं। फिर सिलेंडरनेस रेशियो को पता लगाते हैं जिसमें जो है हमें क्या पता चलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इस फॉर्मूला की मदद से सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा AC को, जो कि कहाँ से लिया जाता है, सिग्मा बाई से, और उसको कैलकुलेट करके वहाँ से जो है लैम्डा का वैल्यू लेते हैं। कहाँ से, जो टेबल हमें ऊपर दिया गया था। कौन सा टेबल, तो ये वाला टेबल, यहीं पे हमारा लैम्डा था ना। सिलेंडरनेस रेशियो को किससे डिनोट करते थे, लैम्डा से। तो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 180, 250 और 350। यही 3 वैल्यू में से कोई भी जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो कि ट्रायल सेक्शन का एज्यूम करते हैं। उसको निकालने के लिए जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस था वो और जो एरिया था सेक्शन का वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, निकल जाता है। और उसके बाद अगर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारा बराबर या फिर ज़्यादा हो गया जो लोड लग रहा था उससे, तो उस केस में दूसरा सेक्शन हम लोग लेंगे। अगर बराबर हो गया तो भी और बड़ा हो गया तो भी जो सेक्शन है वो दूसरा है ना, तो सेक्शन को क्या करेंगे, लेंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर भाई फिर से ट्राई करेंगे, अगर इक्वल नहीं हुआ तो। और फिर चेक करते हैं मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, जो भी यूज किए हैं सेक्शन को, उस सेक्शन का सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है। टैकिंग रिवेट, टैकिंग रिवेट को जो है हम लोग स्टिचिंग रिवेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, स्टिचिंग रिवेट के नाम से। ये जो है एक कंप्रेशन मेंबर होता है जो कि हमारा उस समय होता है जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो होता है दो एडजेसेंट रिवेट के बीच में, वो हमारा 12T या फिर 200 mm हो। जो भी छोटा होगा उसमें ही जो है हम लोग क्या करेंगे, टैकिंग रिवेट जो है प्रोवाइड करेंगे। कब प्रोवाइड करेंगे, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है दो एडजेसेंट रिवेट के बीच में, या तो 12T या फिर 200T, ये दोनों में से जो भी छोटा होगा, जो भी कम होगा, उस केस में हम लोग टैकिंग रिवेट क्या करेंगे, यूज जो है करेंगे। ठीक है। जो कंप्रेसिव मेंबर होता है वो कंसिस्ट करता है दो एंगल को जो कि कनेक्टेड होता है बैक टू बैक। तो जो टैकिंग रिवेट्स होता है वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लेंथ में जो हम लोग करते हैं एट द सुटेबल इंटरवल, ताकि एक सुटेबल इंटरवल बना रहे और मेंबर जो है वो एक यूनिट के जैसा वर्क करे। और अगर स्पेसिंग जो है टैकिंग रिवेट का कंप्रेसिव मेंबर में वो अगर ले रहे हैं तो उस केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा हर एक मेंबर का, वो कनेक्शन नॉट लेस देन 40 और मोर देन 60, 40 से ज़्यादा कम नहीं और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्पेसिंग होगा दो टैकिंग रिवेट के बीच में वो हमारा 600 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।